नमस्कार। आज का विषय है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। जैसा कि आप जानते हैं, ई कॉमर्स की सफलता के लिए सभी परिचालन स्तरों पर व्यावसायिक दक्षता महत्वपूर्ण है एवं एक अच्छे ई व्यवसायी को हर तरह से पारंगत होने की आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ई व्यवसाय का एक अनिवार्य घटक है एवं इसके प्रबंधन में कच्चे माल की खरीद से लेकर निर्माण और उसका सही समय पर वितरण सभी चीज़ें केंद्रित होती हैं। इसमें आपूर्ति और मांग का प्रबंधन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री की ट्रैकिंग, ऑर्डर की एंट्री, ऑर्डर का प्रबंधन, वितरण और ग्राहक तक सामान को पहुंचाना शामिल होता है। जैसे जैसे इंटरनेट की विधियां बढ़ी हैं, ई कॉमर्स वास्तविक समय में संचार, डेटा की गतिशीलता से इंटरचेंज और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में नए नए नवाचार को बढ़ावा मिला है। अगर हम आपूर्ति श्रृंखला के दो भागों यानी कि ऊपर के भाग और नीचे के भाग को जोड़ने की बात करें तो हम ऊपर के भाग में आपूर्तिकर्ता से जुड़ते हैं और नीचे के भाग में ग्राहकों से जुड़ते हैं। सभी सूचनाओं को ईमेल, एक्स्ट्रानेट या विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से साझा किया जा सकता है और इस सभी प्रयोगों ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को नए नए आयाम दिए हैं। आखिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है और इसके किस तरह के प्रयोग हम अपने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में देखते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेट के माध्यम से एक सहयोगी तरीके से मांग और आपूर्ति योजना और निष्पादन की जानकारी डालने की प्रक्रिया कर्मचारियों को ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यावसायिक कार्यों के साथ तेजी से संवाद करने में मदद करती है। और ऑर्डर देने का तरीका, ऑर्डर पूरा करने का वादा और प्रसंस्करण और अन्य विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियों को और अधिक तेजी से निष्पादित करने में मदद करती हैं। और ये सारी चीज़ें कम से कम लागत में सुनिश्चित करना ही हमारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक विशेष उद्देश्य रहता है। परिभाषा की दृष्टि से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वितरकों और अन्य व्यवसायों के साथ अंतर संबंध है जो किसी उत्पाद को डिजाइन, निर्माण और बेचने के लिए आवश्यक है। यानी कि किसी उत्पाद के डिजाइन से अगर हम बात करें तो उसके बेचने यानी कि उसके ग्राहकों तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया के बीच में बहुत सारी जो क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है वो सप्लाई चेन में जुड़ती हैं। जब भी कोई कंपनी अपने उत्पादों के बारे में सोचती है और उनकी अवधारणा करती है तो उस अवधारणा से लेकर बाजार तक लाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का तेज, कुशल और कम लागत वाला नेटवर्क होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के जीवन चक्र को देखें तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं जिन्हें हम कमिट, शेड्यूल, मेक और डिलीवर के बारे में बात करते हैं। कमिट यानी कि प्रतिबद्ध करना, शेड्यूल यानी कि अनुसूचित करना, मेक जिसको हम बनाना कहते हैं और डिलीवर जिसको हम पहुंचाना कहते हैं। कमिट का मतलब है किसी के साथ कुछ ही सामान को पहुंचाने की प्रतिबद्धता। यानी कि आज किसी ग्राहक ने आपको ऑर्डर दिया और आपने कहा कि 1 महीने के भीतर आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा, इस समय पर, समय की प्रतिबद्धता, इस रेट पर आपको ये सामान मिल जाएगा, इस जगह पर आपको ये सामान मिल जाएगा, इतनी क्वांटिटी में, इतनी संख्या में आपको ये सामान मिल जाएगा, इस विधि से आपको ये मिल जाएगा, इस तरह की पैकिंग के रूप में आपको ये सामान मिल जाएगा। ये सारी प्रतिबद्धताएं कमिट के रूप में हम करते हैं। दूसरा है शेड्यूलिंग, जिसको हम अनुसूचित करने के बारे में कहते हैं। यानी कि आज से 1 महीने के बाद की अगर मैंने प्रतिबद्धता की है तो उस 1 महीने में मैं क्या क्या काम करूंगा, उसका एक अनुसूचन, उसका एक समय सारणी बनाना इस शेड्यूल के रूप में हम देखते हैं।
यानी कि आज से शुरू हुआ, जब मेरे पास ऑर्डर आया तो मैंने क्या किया? क्या मैंने कच्चे माल को खरीदा या कोई छोटे छोटे उपकरण मैंने खरीदे जिनको मैं सोचता हूं कि बड़ा बनाकर मैं अपने ऑर्डर को पूरा कर पाऊंगा? तो वो सारे काम कब कब होंगे, इसको हमने शेड्यूल के रूप में रखा। तीसरा, बनाना, यानी कि अगर मैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बना रहा हूं, तो वो काम इसमें आएगा, और या किसी से बनवा रहा हूं वो भी इसी में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे उपकरण खरीदते हैं और उनका एकीकरण करके एक बड़ा उपकरण या हमारा जो भी उत्पाद है उसको हम देते हैं और एक नए उत्पाद के रूप में हम इसे बेच देते हैं। तो ये सारे काम हम इस ग्रुप में मेक के रूप में देखते हैं। चौथा है पहुंचाना, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट, उत्पाद आपका तैयार हो गया है, वो ग्राहक तक कैसे पहुंचाना। उसके लिए क्या मैं किसी कोरियर एजेंसी को हायर करूंगा? मेरे पास खुद की सुविधाएं हैं, उनके द्वारा मैं उसको भेजूंगा, और ग्राहक को वो कैसे प्राप्त होंगी? क्या मैंने कोई समय निश्चित किया है या कोई समय निश्चित नहीं किया है? एक टाइम पीरियड 3 से 5 दिन का, 5 से 7 दिन का मैंने दिया है। उस समय के दौरान उसको डिलीवरी पहुंचाना और वो डिलीवरी सुरक्षित रूप से पहुंचे। ये ना हो कि कोई कांच का सामान मैंने भेज दिया और रास्ते में ही वो टूट जाए। तो वो सारी आवश्यकताओं की जानकारी को अच्छे से समझना और उनको क्रियान्वित करना, इस जगह हम उसको देखते हैं। अगर हम श्रृंखला की दृष्टि से देखें तो मैन्युफैक्चरर से सामान एक सेंट्रल वे हाउस तक आता है जहां पर बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। अगर हम देखें तो विदेशों से भी सामान बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है और वहां से फिर ये एक सेंट्रल वेयर हाउस तक जाता है जहां पर ये पैलेट्स के रूप में होता है। इसके बाद यहां से ये पार्सल हब तक जाता है जहां पर इसको बड़े बड़े बक्सों के रूप में देखा जा सकता है। फिर ये सॉर्टिंग स्टेशन पर और वहां से या किसी सॉर्टिंग सेंटर के पास जाता है और वहां उसके बाद फिर ये पार्सल के डिलीवरी सेंटर तक या लोकल डिपो, अर्बन लॉजिस्टिक्स पॉइंट तक जाता है, जहां पर फिर इसे छोटे छोटे बक्सों में डालकर कस्टमर के घर तक, कलेक्शन पॉइंट पर या डिलीवरी पॉइंट पर जाता है, जिसे हम लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि शुरुआत से और अंत तक विभिन्न चरण हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें तो एक कोक या पेप्सी, उसका एक कैन का एक अगर हम उदाहरण लें कि वो कैन कैसे तैयार होता है, तो आप देख सकते हैं उसमें पेय पदार्थ है, केवल उसको डालना ही काम नहीं है बल्कि उसको उस शेप में बनाना, उसके ऊपर पेंट करना, उसके ऊपर लोगो डिजाइन करना, फिर उसके अंदर वो पेय पदार्थ डालना, उसको बंद करना, अच्छे तरीके सील करना, उसके बाद कौन सी डेट में सील हुआ, कौन सा बैच नंबर, ये सारा प्रिंट करना और फिर इसको पहुंचाना। ये सारे काम भी हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में करते हैं। अगर हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में जाने जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, उनमें सबसे पहला है आपूर्तिकर्ताओं से बेहतर संवाद। यानी कि जहां से आपका सामान आ रहा है उनके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते आपको बनाने हैं और इन रिश्तों को बनाना भी आपके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब इन रिश्तों की जरूरत क्या है? रिश्तों की जरूरत इसलिए है कि कई बार आपको सामान जरूरत से ज्यादा, यानी कि जितना आप रेगुलर तरीके से रोजमर्रा में ले रहे हैं उससे ज्यादा की आपको जरूरत है, क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑर्डर है। तो क्या वो कच्चा माल, वो सामान आपको ज्यादा संख्या में मिल सकता है, या कभी सामान सस्ते रेट पर उपलब्ध है तो क्या आप ज्यादा संख्या में खरीद सकते हो? इसकी जानकारी किसी आपूर्तिकर्ता ने आपको दी है या नहीं दी है। ये तभी संभव है जब उनके साथ एक बेहतर संवाद आपका हो। इसके साथ ही ग्राहकों को समय पर जानकारी, किस तरह से आज किसी ग्राहक ने ऑर्डर किया, वो उसका समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर कोई डिले हो रहा है, किसी तरह से लेट हो रहा है तो उसका क्या कारण है, वो ग्राहक को जानकारी उसकी मिल रही है या नहीं। ग्राहक के ऑर्डर का वर्तमान
स्थिति क्या है, वो जानकारी लेना हमारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य है। आप देखेंगे, अगर आप फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर अपना ऑर्डर एक डालते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कब वो ऑर्डर प्रोसेस हुआ, कब वो ऑर्डर आपके कोरियर को मिला, कब उस कोरियर ने उसको लिया और अब उसकी स्थिति क्या है, किस स्थान पर है और कब उसकी डिलीवरी की अपेक्षा आप कर सकते हैं, उसकी संभावित तिथि भी आपको पहले से पता लग गई। तो ग्राहकों को समय पर जानकारी की साझेदारी करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का। इसके साथ ही ऑर्डर से डिलीवरी तक के चक्र के समय को कम करना। अगर उसमें 15 दिन लगते हैं तो आपकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कितनी एफिशिएंट है, कितनी अच्छी है कि उस 15 दिन को 10 दिन पे ले आए या 5 दिन पे ले आए और कैसे उसको करे। समय पर प्रदर्शन की दक्षता को कम से कम 99% तक बढ़ाना। ये अगर आपने 5 दिन का समय मांगा है तो 5 दिन में आपका कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का। इसके साथ ही इन्वेंट्री को न्यूनतम स्तर तक कम करना। इन्वेंट्री कम से कम करना। क्यों कम से कम करना? क्योंकि इन्वेंट्री अगर बढ़ेगी तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। तो इन्वेंट्री हमारी कम से कम हो, हमारे पास जो हमारे स्टोर में जो सामान है, हमारे दुकान में जो सामान है वो कम से कम हो, उतना हो जितने की हमें ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इन्वेंट्री पर अपना पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा ही खर्चा हमारा बढ़ेगा। उसके रखरखाव का खर्चा बढ़ेगा, सामान को खरीदने का खर्चा बढ़ेगा, जिसको अधिक से अधिक संख्या में कम करने की आवश्यकता। इसके बाद विश्व स्तरीय उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। यानी कि न केवल उत्पाद बल्कि उससे जुड़ी हुई सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करना हमारे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का। अगर आप देखें कि आपने बहुत ही अच्छा कोई सामान ऑर्डर किया है, लेकिन बहुत अच्छी गुणवत्ता का आटा मान लीजिए आपने ऑर्डर कर दिया है और जब आपके पास पहुंचा तो आपने देखा कि आटे का जो पैकेट है वो एक तरफ से फटा हुआ है और उसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, उसके अंदर चींटियां भी चली गई हैं, तो आप ये सोचेंगे कि ये जो आपकी उस उत्पाद को पहुंचाने की सेवा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही। तो गुणवत्ता और समय पर प्रदर्शन को कम किए बिना परिचालन की लागत को कम करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का, जिसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर हम प्रबंधन के पिरामिड की दृष्टि से देखें तो प्रबंधन के तीनों स्तरों पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का विशेष महत्व है। यानी कि चाहे वो सामरिक स्तर पर हो, स्ट्रेटेजिक लेवल पर हो, या कार्यनीतिक स्तर पर हो, यानी कि हमारे टेक्टिकल लेवल पर हो, या ऑपरेशनल लेवल पर हो, या आपके क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन लेवल पर हो। अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर, सामरिक लेवल पर हमें उद्देश्यों, नीतियों और परिचालन पदचिन्हों को स्थापित करना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों के लिए कौन सी नीतियां हमने निर्धारित किए हैं और परिचालन के कौन से आयामों की स्थापना की है। दूसरा, कार्यनीतिक यानी कि आपूर्ति और मांग से मेल खाने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी और उन संसाधनों की तैनाती इस लेवल पर, कार्यनीतिक लेवल पर की जाए। कितना सामान है, वो कहां से आएगा, अगर आएगा तो उसको कहां पे रखा जाएगा और उस सामान को फिर लेके कैसा जाया जाएगा, कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, यह सब हम कार्यनीतिक स्तर पर इसको देख लें। तीसरा, ऑपरेशनल लेवल की हम बात करें तो हम अनुसूचित करना यानी कि शेड्यूल बनाना, निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल करना,
नियंत्रण करना, समायोजन करना, इन सभी के ऊपर ध्यान देंगे। कौन से समय पे क्या क्या हो रहा है, ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ किस चेंज की आवश्यकता है, वो सारे हम इस लेवल पर देखेंगे। और अंतिम रूप से जब हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो निर्माण एवं परिवहन की बात हम करेंगे, यानी कि आपका सामान जैसे बनना था वो बन जाए और जैसे उसको लेके जाना था परिवहन की दृष्टि से वो चला जाए। तो आपूर्ति श्रृंखला का उद्देश्य ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ताओं दोनों को वैल्यू एडिशन करना है, यानी कि बिजनेस वैल्यू गोल्स जो हम मूल रूप से आपूर्तिकर्ताओं की तरफ देखते हुए और कस्टमर वैल्यू गोल्स यानी कि ग्राहकों की ओर देखते हुए दोनों के लिए मूल्य वृद्धि हमें करनी है। और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के द्वारा इन दोनों ही तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति, दोनों ही तरह के उद्देश्यों को अच्छी तरह से परिपूर्ण करना अति अनिवार्य है। अगर हम बात करें व्यापार मूल्य लक्ष्यों की यानी कि बिजनेस वैल्यू गोल्स, तो दो चीजें जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं वो है तेजी से मांग की पूर्ति। जैसे जो भी हमारे पास मांग है, जहां से भी किसी भी ग्राहक ने जो मांग की है वो एकदम तेज गति से उसकी पूर्ति हो जाए। वो पूर्ति कैसे होगी वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब हमने देखा कि तीनों लेवल्स पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है, तभी उसकी पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखें तो संयोगात्मक आपूर्ति श्रृंखला की योजना और निष्पादन, यानी कि एक आपूर्ति श्रृंखला की योजना बनाना संयोगात्मक, जो सहयोग से चले, दूसरों के सहयोग से, और वो दूसरे कौन हैं, वो दूसरे हमारे आपूर्तिकर्ता हैं, वो दूसरे हमारे ग्राहक हैं। उन दोनों से मिलके, मुख्य रूप से हम आपूर्तिकर्ताओं से मिलके इस योजना के निष्पादन की तैयारी करें। अगर हम ग्राहकों के मूल्य लक्ष्य के बारे में बात करें तो हमें यह समझना है कि ग्राहक क्या चाहता है, कब चाहता है, कैसे चाहता है, और वो भी सबसे कम कीमत पर चाहता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दुनिया का कोई भी ग्राहक किसी भी सामान की अधिक कीमत देना नहीं चाहता है। हर ग्राहक चाहता है कि उसका सामान अभी मिल जाए। तो इसलिए अपने इस चक्र को कम करने की आवश्यकता है और हर ग्राहक चाहता है कि उसको कम से कम कीमत देनी पड़े, तो लागत को कम करने की आवश्यकता है। तो दोनों प्रकार से इन पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित हों या आपके ग्राहकों से संबंधित हों। अब इसके कुछ विशेष पहलू जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें एक है इन्वेंट्री प्रबंधन। इन्वेंट्री आप समझ सकते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। पारंपरिक इन्वेंट्री मॉडलों के अनुसार व्यवसाय सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेचने के लिए अपने स्वयं के गोदामों का उत्पाद उपयोग करते थे। बड़े बड़े गोदाम व्यवसायी रखते थे और इन्हीं के द्वारा उत्पादों को बेचा जाता था। लेकिन अब जोखिम पूलिंग रणनीति के अनुसार, यानी कि रिस्क पूलिंग रणनीति के अनुसार, ई व्यवसाय अपने स्वयं की इन्वेंट्री नहीं रखते हैं और इन्वेंट्री एक बड़े थोक व्यापारी को आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे उनका जोखिम इन्वेंट्री रखने का कम हो जाता है। यह ई कॉमर्स व्यवसायों को अपनी इन्वेंट्री रखने के लिए जोखिम को कम करने में तो सक्षम बनाता ही है, इसके साथ साथ कई व्यवसाय ड्रॉप शॉपिंग मॉडल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार एक स्टोर वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों को नहीं रखता है, बल्कि वह तीसरे पक्ष से सीधा खरीदता है और ग्राहक को सीधा डिलीवर कर देता है, बेच देता है। तो आपने सीधा किसी तीसरे पक्ष से खरीदा और ग्राहक को सीधा भेज दिया, आपने उसको स्टोर नहीं किया, आपने किसी वेयरहाउस में नहीं रखा। तो इस तरह से इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मॉडल्स को, प्रबंधन के मॉडल को, प्रारूपों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में। दूसरा है रिवर्स लॉजिस्टिक्स।
रिवर्स लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय की भारतीय संरचना को हम देखें तो कैश ऑन डिलीवरी का इसमें एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जहां उपभोक्ता सामान की अग्रिम पेमेंट नहीं करता है, अग्रिम भुगतान नहीं करता है, बल्कि यह सोचता है कि जब सामान उसके पास आएगा, एक बार वो उसके सामान को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद ही वह उसके लिए भुगतान करेगा। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि उसके पास पेमेंट के साधन उपलब्ध नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उसका विश्वास नहीं है। इस सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े हुए मुद्दे भी हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट संसाधनों का उपयोग से संबंधित मुद्दे भी हो सकते हैं, या उनकी उपलब्धता से संबंधित मुद्दे भी हो सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों में लोग कैश ऑन डिलीवरी का उपयोग करते हैं, और बहुत स्थानों पर यह कैश ऑन डिलीवरी से जो पैसा वापस जाना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ अब बहुत बार सामान वापस कर देता है ग्राहक, उसको अच्छा नहीं लगता तो 7 दिन का मान लीजिए रिटर्न का पीरियड है या 15 दिन का है, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो वापस भेज देता है। तो इस रिवर्स लॉजिस्टिक्स के माध्यम से उस सामान को वापस उसके मूल स्थान तक पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक्सचेंज से जुड़ा भी हो सकता है, रिटर्न से जुड़ा भी हो सकता है, या कैश ऑन डिलीवरी से जुड़ा भी हो सकता है। तो तीनों तरह से इसमें लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है, और इनको विशेष रूप से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक विशेष मुद्दा है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का, यानी कि तृतीय पक्ष रसद। जब हम देखें रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में, तो कोई भी व्यापारी उसके पास सभी संसाधन उपलब्ध हों ऐसा बहुत बार नहीं होता है। वितरण के लिए, भंडारण, आपूर्ति सेवाओं के लिए लोगों को, अलग अलग संस्थाओं को वह आउटसोर्सिंग करता है, और तीसरे पक्ष के व्यवसायों को एक संगठन की तरह प्रयोग में लाता है। इसको हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहते हैं। यह एक कोरियर कंपनी के रूप में भी हो सकती है, यह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूप में भी हो सकती है, या अन्य किसी व्यवस्थित कंपनी के रूप में हो सकती है। तो इसको समझना भी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के रूप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के विफलता के कारण, यानी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे आपकी पूरी प्रणाली, आपका पूरा सिस्टम, जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहते हैं, वो फेल हो सकता है, विफल हो सकता है। सबसे पहला है मांग योजना ज्ञान का अभाव, यानी कि आपको अच्छे तरीके से नहीं पता है कि कितने सामान की आवश्यकता आपको कब पड़ने वाली है। आपको ये नहीं पता कि अगले 1 महीने में आपको कितना सामान चाहिए, 15 दिन में कितना सामान चाहिए, 3 महीने में कितना सामान चाहिए। जब तक आप वो जानकारी आपके पास नहीं है तो आप किसी भी तरह का प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा एक अभाव आपकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विफलता का कारण बन सकता है। दूसरा है उपकरण और दिशा निर्देशों का अभाव, यानी कि जो उपकरण, जो संसाधन उपकरणों के रूप में आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है। आपके पास अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं हैं, आपके पास अच्छी पॉलिसीज नहीं हैं, दिशा निर्देश नहीं है काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से आपके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली विफलता की ओर जाएगी। इसके बाद गलत या अति आशावादी मांगों का पूर्वानुमान, यानी कि मांगों का जो पूर्वानुमान है वो आपने गलत लगा लिया या अति आशावादी रूप से आपने लगा लिया। आपको 1000 कंटेनर्स की जरूरत है, लेकिन आपने शायद 400 की तैयारी की है, 1000 की तैयारी नहीं की है, या आपने उल्टा कर लिया। आप बहुत ज़्यादा आशावादी हो गए हैं और आपने सोचा कि 400 तो अभी आपको पता है, तो 400 की दृष्टि से कम 1000 आपके पास आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे अनुमान आपकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अच्छी तरह से विफल करने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ गलत उत्पादन, इन्वेंट्री और अन्य डाटा,
तो उत्पादन आपका गलत हुआ, संख्या गलत हुई, या क्वालिटी एश्योरेंस आपका ठीक नहीं हुआ, इसके साथ इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ या उत्पादन से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो आपके पास अच्छे तरीके से उपलब्धता उसकी नहीं थी, और कंपनी के भीतर और भागीदारों के बीच पर्याप्त सहयोग का अभाव। जितने भी भागीदार थे, चाहे वो अंदर थे या बाहर थे, उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया, तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पूरी तरह से विफल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से हो, सामान को बनाने की दृष्टि से हो, या उसकी डिलीवरी की दृष्टि से हो। हर प्रकार से उसकी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एससीएम सॉफ्टवेयर को अपरिपक्व रूप से आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपूर्ण कोई सॉफ्टवेयर है जिसको आप यहाँ पे प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसको लागू करने से संबंधित जो आपको समस्याएं आएंगी वो भी आपके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को विफल करने का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इस आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में तकनीकों के साथ साथ प्रबंधकीय कौशल की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हम इसको पिरामिड के रूप में, प्रबंधन पिरामिड के रूप में इसको हम देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर हमें प्रबंधन रणनीतियों की, प्रबंधन कौशल की आवश्यकता है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, ताकि हमारा सामान सही समय पर कम लागत के साथ हमारे ग्राहकों तक पहुंच सके। धन्यवाद।